कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान विषय है हमारा टॉपिक लेकर आया हूं। और भारतीय संविधान में जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पार्ट 1 हम देख चुके हैं, पार्ट 2 भी हम 1, 2 दोनों देख चुके हैं। आज हमारा है राष्ट्रपति का पार्ट 3। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 में हमने आप लोगों के लिए क्या इंपोर्टेंट चीजें रखी है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 70 में उल्लेख किया गया है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य या कृत्यों का निर्वहन, मतलब अगर कोई घटना हो जाए, राष्ट्रपति पद त्याग दे, मृत्यु हो जाए या कोई इस्तीफा दे दे या कोई अन्य कारण हो जाए, तो उसमें उसके पद पर कार्य कौन करेगा। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का रिक्त या खाली हो, दोनों के पद रिक्त या खाली हो, तो संसद जैसा ठीक समझे वैसा उपपद कर सकती है। मतलब ये संसद को अधिकार है, जब दोनों के पद खाली हो जाए, जो उसे ठीक लगेगा उस समय, तो वो वैसा ही करेगी। इसी उद्देश्य को लेकर संसद ने 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पास किया था। याद रखना, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय संसद ने कब पास किया था? 1969 में, 1969 में। इस अधिनियम के तहत यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो, तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा, मतलब सीनियर के बाद जो भी सीनियर होगा, वो फिर उस पद में कार्य करेगा। तो आर्टिकल 70 ये कहता है राष्ट्रपति के कार्यों का या कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है, तो संसद जो उचित समझे काम वो कर सकती है। और इसी उत्तराधिकार अधिनियम राष्ट्रपति 1969 में संसद ने बनाया था। और उसमें ये कहा था कि अगर ये दोनों पद खाली है या रिक्त है या कोई कारण बन जाए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है, तो फिर उसके बाद वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा, सीनियर न्यायाधीश होगा, वो फिर उसके पद पे काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक, राष्ट्रपति के वेतन में भत्ते। देखो, राष्ट्रपति के जो मासिक वेतन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा गया, ये भी 5 लाख है, वर्तमान में 5 लाख है। 1.5 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद इसकी महीने की पेंशन दी जाती है राष्ट्रपति को। 1.5 लाख रुपए मतलब साल के लगभग 18 लाख रुपए बैठती है। इसका वेतन, क्वेश्चन आता है कि आयकर से मुक्त होता है? यस, राष्ट्रपति का जो वेतन होगा वो आयकर से मुक्त होगा। इसे निशुल्क आवास वे संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। निशुल्क फ्री आवास दिया जाएगा, टेलीफोन, गाड़ी, ये सब दिए जाएंगे। और संसद द्वारा अन्य स्वीकृत भत्ते भी इसे प्रदान किए जाएंगे। इसके कार्यकाल के समय वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है उस कार्यकाल के दौरान, तो उसके पद पर रहते हुए उसके वेतन भत्ते में और पेंशन वगैरह में कोई भी कमी नहीं की जा सकती। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, राष्ट्रपति किसे शपथ दिलाता है, किसी नियुक्ति करता है? तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए शपथ, तब भी आंसर वही है, और नियुक्ति आ जाए तब भी आंसर वही है। तो आप एक याद रखना। देखो, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार, इसे किस किस की नियुक्ति करने का अधिकार है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की, मतलब जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री को ये लिस्ट दे देगा कि आप इन्हें शपथ दिला दो। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, लेकिन जो राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा वो उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा, और मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलवाएगा। और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। ये फिर राष्ट्रपति के ऊपर, विवेक के ऊपर निर्भर है कि उसे वेतन वो 1 का दे, 2 का दे या फिर ज्यादा का दे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है।
भारत का महान्यायाधीश, इसे भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है, महान्यायाधीश का। इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय वे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ये दिलवाता है और इसे शपथ ये दिलवाता है, एक दूसरे को ये शपथ दिलवाता है, ठीक है। इसके बाद है भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की कैग, कंट्रोल ऑडिटर जनरल कहते हैं हम जिसे, तो कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, आप इसे याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्त, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी भी नियुक्ति यही करता है और जो अन्य हैं उनकी भी नियुक्ति यही करता है, ठीक है। यह शपथ भी यही दिलवाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जो हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग, जो पूरे भारत में आईएएस, आईपीएस और पीसी, आईएफएस, एनडीए, सीडीएस वगैरह का एग्जाम कराती है बॉडी, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी भी नियुक्ति और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी यही करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में मैंने आपको पढ़ा दिया, तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। भाषा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। भारत के राजदूतों की नियुक्ति दूसरे देशों में कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। भारत के राजदूत जो दूसरे देशों में अपॉइंट होते हैं या दूसरे देशों के भारत में अपॉइंट होते हैं, उन्हें अनुमति भी भारत के राष्ट्रपति ही देते हैं। तो ये था राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी अधिकार। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या क्या है। आइए देखिए, इसके बाद है हमारा राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां है वो क्या क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान रखना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति संसद का क्या अंग है या नहीं है, तो आप याद रखना राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से ही मिलकर संसद का निर्माण होता है और इन तीनों को ही संसद के 3 स्तंभ या 3 पिलर या 3 खंभे भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, याद रखना। इन तीनों को ही संसद के 3 स्तंभ कहा जाता है। किन्हें? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को ही संसद के 3 स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है, एक तो संसद के सत्र को आहूत करना, सत्र बुलाना, मतलब सत्र की शुरुआत करना और एंड करना, ये दोनों राष्ट्रपति की विधायी अधिकार शक्तियां हैं। लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है या भंग कर देता है। संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में अभिभाषण की शक्ति, मतलब संसद के एक सदन में भी अभिभाषण कर सकता है, संयुक्त रूप से दोनों सदनों में भी राष्ट्रपति अभिभाषण कर सकता है। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित, पारित का मतलब होता है पास, ठीक है। संसद द्वारा पारित या पास विधेयक जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती किसी भी बिल को, तो वो विधेयक रहता है या बिल रहता है, और मंजूरी मिलने के बाद वो कानून बन जाता है, ठीक है, अधिनियम बन जाता है। संसद द्वारा पारित पास विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यह भी विधायी अधिकार शक्ति है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है संसद में निम्न विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। पेश करने से पहले मतलब ये विधेयक अगर होंगे तो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेनी पड़ेगी हमें, नहीं तो ये विधेयक हम संसद में पेश ही नहीं कर सकते। देखिए, अगर हमें किसी नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये नए राज्य हैं, तो अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी आवश्यक है।
उसके बाद ही संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में बिल लाया जाएगा। दूसरा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने के लिए, अगर वर्तमान कोई राज्य है, उसका कोई क्षेत्र है, सीमा है या नाम है, उसमें अगर परिवर्तन करना है तो तब भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होगा। ठीक है। नेक्स्ट, संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117(3) के तहत, अगर संचित निधि से पैसा निकालना है आर्टिकल 117(3) के तहत, तो उसे खर्च करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होगा। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे कर जिनमें राज्यों के हित जुड़े हो। अगर कोई सरकार कर में बदलाव करना चाहती है और उसमें राज्य से भी संबंधित बंटवारे का उल्लेख है या राज्य का भी उसमें कुछ हिस्सा है या राज्य की भी कोई भागीदारी है, तो ऐसे भी विधेयक या बिल राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी लेना आवश्यक होगा। उसी के बाद उसमें कोई परिवर्तन या चेंज कर सकते हैं। राज्यों के बीच व्यापार, समागम व वाणिज्य से संबंधित अनुच्छेद 304, अगर आर्टिकल 304 में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव जिसमें व्यापार, वाणिज्य, समागम का उल्लेख हो, तो इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना ही आवश्यक होगा। उसके बाद ही कोई चेंज या परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति, याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर, साधारण विधेयक पर अगर कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उस बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है। तो ये भी राष्ट्रपति की विधायी संबंधी अधिकार सकते। तो इसकी भी यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 113(3), आर्टिकल 113(3) ये कहता है किसी भी अनुदान की मांग, अगर सरकार ने किसी भी अनुदान की मांग करी है, मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। मतलब राष्ट्रपति पहले उसकी सिफारिश करेगा तभी उसी किसी भी अनुदान की मांग की जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 3। और राष्ट्रपति का एक पार्ट और उपलब्ध होगा आप लोगों को, पार्ट 4। तो पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों मिला के आप पढ़े, आपका किसी भी एग्जाम में आप यकीन मानिएगा और आप देखिएगा भी हमारी क्लास लेने के बाद, लास्ट ईयर के 10-20 साल के जो पेपर आ रखे हैं IAS, PCS के या ग्रुप से या किसी भी एग्जाम के, आपका राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं। आप देख रहे हैं इस चीज को, एनालिसिस करना, इमेजिन करना, सोच विचार करना हमारी कंटिन्यूटी पर, आप कि सर कितनी कंटिन्यूटी के साथ क्लास आपको उपलब्ध करा रहे हैं और कितनी मेहनत के साथ आप भी हमारे साथ मेहनत के साथ लगे और आगे बढ़े, जो हमें कम समय में अधिक सफलता प्राप्त हो सके और हम और आप मिलकर हमेशा आगे बढ़ सके। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुरशेर गौड़, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एनर्जी और नेक्स्ट क्लास और नए शेड्यूल के साथ। तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़े और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू।